बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, जापान का सिलसिला चल रहा है। पहले हमने जापान ने किस तरह अपने आप को खड़ा किया, तो हमने वो रीज़न्स थे या मोटिवेशन में कुछ पॉइंट्स थे 10 हमने डिस्कस किए थे। हेक्टर गार्सिया राइटर थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि चाइना की वार जिन जिन ममालिक से हुई उसमें उन्होंने बहुत नुकसान उठाया, मगर उन्होंने क्या पॉलिसी इख्तियार की, क्या किरदार था उनका, किरदार साजी में क्या उनका इनफरादी तौर पे इज्तिमाई तौर पर रोल रहा। तो उसके लिए एक राइटर अमेरिकन है, मगर वो स्पेशलिस्ट कहें कि जापान के स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने तकरीबन 7-8 किताबें जापान पर लिखी हैं। आज जो किताब है वो है चाइना एंड जापान फेसिंग हिस्ट्री। राइटर हैं इज़रा वोगेल। इज़रा वोगेल मेल राइटर हैं और वो सोशलिस्ट हैं, और उसके अलावा प्रोफेसर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रह चुके हैं। 2020 में 90 ईयर्स में वो फोत हुए हैं, मगर उनका बहुत बड़ा किरदार है कि जापान पे उन्होंने रिसर्च की है, जापान को विज़िट किया है, वहाँ रहे हैं, बड़ा काम किया है। और उसके अलावा जापान के कल्चर पे लिखा है, जापान की हिस्ट्री पे लिखा है। ये जो किताब है इनकी फेसिंग हिस्ट्री, उसमें चाइना और जापान के दरमियान जो चीज़ें हुई हैं, यानी वार हुई है, जो मामलात हुए हैं, उनको उन्होंने बखूबी उसमें लिखा है। तो एक चैप्टर है उस पर डिस्कस करेंगे। कहते हैं वोगेल कि 1931 में चाइना और जापान की आपस में शुमाली मशरक़ी हिस्सा मंचूरियन वार हुई थी। बहुत मशहूर है, इस पर अलग से हम एक सेशन करेंगे। मंचूरियन वार जब हुई तो इन दोनों के ताल्लुकात बहुत कशीदा हो गए। 1931 से लेकर 1937 तक 6 साल तक ऐसे कशीदा हालात थे कि दोनों ममालिक के माबीन कोई भी आमदोरफ़ न हुई, कोई भी तिजारत न हुई। उसके ऊपर एक और मौका हो गया कि 1937 में बीजिंग के पास एक मार्को पोलो ब्रिज है, वहाँ फिर जापान और चाइना की आपस में लड़ाई हो गई, वार हो गई। उसके बाद कहते हैं कि ये सिलसिला इतना तवील चला कि सेकंड वर्ल्ड वार में मुब्तला हो गया, और ये दोनों ममालिक इतने इफ़ेक्टेड हो गए कि एक दूसरे का नाम लेना भी गवारा नहीं करते थे। यही सिलसिला जब चल निकला तो वोगेल लिखते हैं कि 1975 में इनके माबीन एक मुआहदा हुआ, और चीन के वज़ीर-ए-आज़म ज़ियाओपिंग थे। उन्होंने मुआहदा किया कि अब हमें माजी के ताल्लुकात को, तल्ख़ तजुर्बात को हटा देना चाहिए। अब हमें आपस में तिजारत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे रूट्स और हमारे जर्म्स जो हैं वो मिले हुए हैं। अगर हम एक दूसरे से अलग रहेंगे तो दुनिया में सर नहीं उठा सकेंगे। तो कहते हैं कि 1975 में जब इन दोनों के माबीन तिजारत का मामला हुआ, तो ये चलते चलते 10 साल के बाद 1985 में इन दोनों ममालिक के माबीन ये तय पाया कि चाइना एक म्यूज़ियम तैयार करेगा और उसमें वो सारी तस्वीर और हिस्ट्री वो चिपसा कर लेगा, उस म्यूज़ियम में आवीज़ा कर ले कि जिसमें जापान ने चाइना के ऊपर जुल्म ढाए हैं। कहते हैं कि ये जब मुआहदा हुआ तो उसके बाद अचानक चाइना इस चीज़ से मुकर गया। अब क्योंकि उनके अंदर इतने ज़ख़म थे कि वो नहीं चाहते थे कि जापान के साथ इस तरह के ताल्लुकात हों, मगर कहते हैं इन दोनों के दरमियान तिजारत जारी रही। तो अब राइटर जिस ट्विस्ट पे आते हैं, उन्होंने कहा, वो लिखते हैं कि जापानी से जब ये पूछा गया कि आपके ममालिक के जो भी अकूबतें थी, अज़ियतें थी, उन पर म्यूज़ियम तैयार हो रहा था और उसके बाद ये मुआहदा कैंसिल हुआ, तो आपके क्या तासरात हैं? तो कहते हैं जापानीज़ खामोश रहे। उसके बाद कुछ अरसे के बाद वोगेल कहते हैं कि मैं वहाँ रहा और मैंने ख़ुद ये रिसर्च की, तो ये मुआहदा फिर दोबारा से सोशो टीटी के नाम से दोबारा पैदा हुआ और फिर ये म्यूज़ियम कायम हुआ। फिर कहते हैं जापानीज़ से जब मैंने राय ली तो जापानीज़ ने कहा कि चाइना ने हमें अट्रैक्ट करने के लिए, अपने ज़मीर को जगाने के लिए ये म्यूज़ियम कायम किया है। यानी वोगेल कहते हैं कि मैं जापानियों के इस किरदार से बहुत इंस्पायर हुआ कि उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट करके कसूरवार ठहराया और चाइनीज़ को कभी भी ये नहीं कहा कि वो कसूरवार है। हालांकि कहते हैं कि अगर देखा जाए तो दोनों ममालिक के माबीन 50-50% दोनों के समझें कि कसूरवारियत थी। कहते हैं कि जापानीज़ से जब भी ये पूछा गया तो उन्होंने इनफरादी तौर पर अपने किरदार को नीचे किया और दूसरे किरदार को आगे किया। अब आते हैं इस चीज़ पर कि ये क्या चीज़ है कि जापानीज़ चाइनीज़ के बराबर आ गए, और कभी कभी कहते हैं
کہ وہ ان سے آگے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو وگیل عزرا کہتے ہیں کہ جیپنیز کی کردار سازی اتنی اعلیٰ ہے کہ اگر انفرادی طور پر انہیں لیا جائے، اجتماعی طور پر لیا جائے، کہ وہ اپنے آپ کو نیچے کرتے ہیں، دوسروں کو اوپر کر لیتے ہیں اور اپنی کمٹمنٹ سے کبھی بھی پھرتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جیپنیز میں دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ خاموش رہتے ہیں، جب بضرور وقت ان کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر بولتے ہیں۔ اور اب اس وقت اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے اور جاپان کی ریٹنگ دیکھیں گے کہ دنیا میں ٹیکنالوجی کے طور پر دوسرا ملک ہے اور دنیا میں اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے، اور کہتے ہیں ٹیکنالوجی کے بعد اگر دیکھا جائے اکنامکس میں، معاشی حالات میں تیسرے نمبر پر ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ چیز کیوں آئی؟ تو وہ وگیل اپنا جو رائے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیپنیز کی اپنی کردار سازی جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ اپنے کردار میں بہت اونچے ہیں۔ حالانکہ وگیل امریکن ہیں، کہتے ہیں کہ میں دنیا کے تقریباً ممالک گھوم چکا ہوں اور میں خود امریکن ہوں، مگر جیپنیز کی جو سب سے انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑے بولیں، جب آپ کو ضرورت ہو اپنا کام کریں اور اپنی لمٹ سے زیادہ کام کریں، کسی بھی ملک افراد سے تقابلی جائزہ مت لیں، اپنے کردار کو اعلیٰ کریں، کسی کے کردار کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم انفرادی طور پر، ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اعلیٰ دکھانے کے لیے دوسروں کو نیچے گراتے ہیں اور رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود نیچے گر جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ملک جس کے سیکنڈ ورلڈ وار میں 40% اثاثے ختم ہو گئے، 40% رہ گئے، 60% اثاثے ختم ہو گئے، اس نے اپنے آپ کو کس طرح کھڑا کیا؟ سب سے اہم چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے کردار سازی۔ اپنے کردار کو بلند رکھیں، اپنے خیالات کو اعلیٰ رکھیں، آپ خود بخود دنیا میں اوپر چلے جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔